माय चैनल ड्यूटी विद डॉटर। तो आज हम आपके मिडवाइफरी के सिलेबस वाइज जितने भी आपके दिए हुए हैं ना कि कौन कौन से टॉपिक आएंगे, इसके अकॉर्डिंग मैंने 50 क्वेश्चन डिस्कस बनाया है एएनएम और एमडब्ल्यू के लिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते। इस वीडियो पे बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको वीडियो मिलती रहे। और इस वीडियो से ना आपको बहुत हेल्प मिलेगी, मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैंने आपके जो सीजी व्यापम में जो सिलेबस दिया है ना एएनएम एमडब्ल्यू का, मैं उसी सिलेबस से क्वेश्चन बनाया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में का पहला क्वेश्चन, महिला प्रजनन अंग में गर्भ का विकास कहाँ होता है? तो महिला प्रजनन अंग में गर्भ का विकास मतलब विकास कहाँ होता है? तो इसका गर्भ का विकास होगा यूट्रस के अंदर। इसका आंसर आएगा यूट्रस, क्योंकि क्या होता है, यूट्रस एक हॉलो ऑर्गन है जहाँ क्या होता है, जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है ना वो इम्प्लांट होता है। ठीक है, इम्प्लांट होकर क्या होता है, जो फीटस का विकास होता है। ठीक है, इम्प्लांट होकर फीटस बनता है, मतलब जहाँ जाके फीटस का विकास होता है। इसलिए महिला प्रजनन अंग में गर्भ का विकास कहाँ होता है? यूट्रस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2, ओवुलेशन किस हार्मोन से होता है? तो ओवुलेशन होता है एलएच हार्मोन, मतलब कि लुटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से। मिड साइकिल पर लुटिनाइजिंग जो हार्मोन होता है, ठीक है, जिससे मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स रप्चर होकर ओम रिलीज करता है। ठीक है, क्या होगा, ओम क्या करेगा, ओम कैसे रिलीज होगा? जब यहाँ पे जो मेच्योग्राफिन फॉलिकल क्या होता है, मेच्योग्राफिन फॉलिकल जो होकर रप्चर होकर क्या बोलता है, ओम रिलीज करता है। ठीक है, इसलिए ओवुलेशन किस हार्मोन से होता है? तो ओवुलेशन होता है लुटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, इसमें ग्राफिन फॉलिकल्स होते हैं जो रप्चर हो जाते हैं और रप्चर होकर ओम को रिलीज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, फर्टिलाइजेशन का समाप्त कहाँ होता है? तो फर्टिलाइजेशन होता है, आमतौर पर फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? तो आमतौर पर फर्टिलाइजेशन होता है फेलोपियन ट्यूब में, फेलोपियन ट्यूब के एम्पलरी रीजन में होता है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? तो फर्टिलाइजेशन होता है फेलोपियन ट्यूब में। अब फेलोपियन ट्यूब के कहाँ होता है? अब नेक्स्ट देखेंगे फीमेल पेल्विक और फिटल स्कल के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4, नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे उपयुक्त पेल्विक कौन सी होती है? जब नॉर्मल डिलीवरी होती है सबसे फेवरेबल पेल्विक कौन सी होती है? तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे फेवरेबल, सबसे आइडियल पेल्विक होती है गायनेकोड पेल्विक। ठीक है, गायनेकोड पेल्विक में सबसे आइडियल मानी जाती है, क्योंकि इसका जो इनलेट जो होता है ना, इसका जो इनलेट होता है गायनेकोड पेल्विक का, वो राउंड होता है, जिससे नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी आसान होती है। ठीक है, तो जो पेल्विक होता है वो 4 टाइप का होता है, गायनेकोइड पेल्विक, एंड्रॉइड पेल्विक, प्लेटिपॉइड पेल्विक और एंथ्रोपॉइड पेल्विक। ठीक है, तो जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो आइडियल पेल्विक होती है उसको गायनेकोइड पेल्विक कहा जाता है। जो गायनेकोइड पेल्विक किसकी होती है? राउंड, इनका जो इनलेट होता है ना, इनलेट जो होता है वो राउंड शेप का होता है। ठीक है, वो ओवल शेप की होती है। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बाई पैराइटल डायमीटर मतलब ये बीपीडी कितना होता है? तो बाई पैराइटल डायमीटर होता है 7.5 सेंटीमीटर। बाई पैराइटल डायमीटर में जो फीटल का जो स्कल है का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसफर डायमीटर कहलाता है। ठीक है, मतलब कि ये फीटल बाई पैराइटल डायमीटर होता है, 2 पैराइटल बोन को बोलते हैं ना, तो क्या होता है, वो फीटल स्कल का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसवर्स डायमीटर है, जो नॉर्मल डिलीवरी में पैसेजर से होकर गुजरने में हेल्प करता है। मतलब जब बेबी आउट होता है, जब बेबी आउट होता है सबसे पहला भाग क्या आता है, स्कल का बाई पैराइटल पास आता है। ठीक है, तो जो कहता है जो बाई पैराइटल है वो डिलीवरी में कहता है पैसेज से गुजरने में हेल्प करता है। मतलब कहता है बेबी जब आउट होता है ना, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होगा, तो वर्टेक्स जब प्रेजेंटेशन होगा तो पहला पार्ट क्या है, पहला क्या आउट होगा, बाई पैराइटल डायमीटर से उसका स्कल का जो बाई पैराइटल डायमीटर है वो क्या पैसेज से गुजरने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो बाई पैराइटल डायमीटर कितना होता है? तो इसका आंसर आएगा 7.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है प्लेसेंटा और प्रेगनेंसी में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, प्लेसेंटा का मुख्य कार्य क्या है? तो प्लेसेंटा का मुख्य कार्य उपरोक्त में से सभी। प्लेसेंटा क्या करता है? न्यूट्रिशन देता है, गैस को एक्सचेंज करता है, हार्मोन को सिक्रेट करता है। तो प्लेसेंटा फीटस को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन देता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करता है, निकालता है। और एससीजी में क्या होता है, जैसे कि एससीजी हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, और एस्ट्रोजन क्या करता है, वो सिक्रीट करता है। ठीक है, तो क्या 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 करता है, प्लेसेंटा जो है वो फीटस को ऑक्सीजन देता है, न्यूट्रिशन देता है, और वेस्ट जो प्रोडक्ट होते हैं उसको निकालता है। और क्या करता है, जितने हार्मोन्स होते हैं जैसे कि एससीजी हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन और एस्ट्रोजन को क्या करता है, वो सिक्रीट करता है। इसलिए प्लेसेंटा का मुख्य कार्य है क्या है, उपरोक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 7, प्रेगनेंसी की नॉर्मल अवधि कितनी होती है? तो प्रेगनेंसी की नॉर्मल अवधि होती है 280 दिन की। ठीक है, मतलब कि 40 हफ्ते की। नॉर्मल प्रेगनेंसी कितनी होती है? एलएमपी से लेकर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से लेकर 280 दिन, मतलब कि 40 दिन की अवधि को 40 दिन की जो अवधि होती है उसको नॉर्मल अवधि माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रेगनेंसी का सबसे निश्चित चिन्ह मतलब कि श्योर साइन कौन सा है? प्रेगनेंसी का सबसे श्योर साइन कौन सा है? तो इसका आंसर आएगा फीटल हार्ट साउंड। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, फीटल हार्ट साउंड। मतलब प्रेगनेंसी का ये सबसे कंफर्मेटरी साइन है। फीटल हार्ट साउंड क्या है, सबसे एफएचएस साउंड।
अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेबर ऑफ पिपेरियम में। क्वेश्चन नंबर 9, नॉर्मल लेबर कितने स्टेज में होती है? तो नॉर्मल लेबर कितने स्टेज में होती है? नॉर्मल लेबर 4 स्टेज में होती है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज होता है सर्वाइकल डायलिटेशन, ठीक है, जब इसको कॉन्ट्रैक्शन से लेके जब सर्वाइकल का डायलिटेशन होता है, ठीक है। सेकंड स्टेज कहलाता है सर्वाइकल डायलिटेशन से लेके एक्सपल्शन ऑफ द बेबी तक, ठीक है। थर्ड स्टेज कहलाता है प्लेसेंटा एक्सपल्शन, और फोर्थ कहलाता है इमीडिएट पोस्टमार्टम ऑब्जर्वेशन। हमें क्या करना है, डिलीवरी के बाद क्या करना है, उसको 2 घंटे तक ऑब्जर्व करना है, ठीक है। ये फोर्थ स्टेज कहलाता है। तो क्या क्या नॉर्मल लेबर में कितने स्टेज होते हैं? तो नॉर्मल लेबर में 4 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज सर्वाइकल डायलिटेशन, सेकेंड स्टेज एक्सपल्शन ऑफ द बेबी, थर्ड स्टेज प्लेसेंटा एक्सप्रेशन, और फोर्थ स्टेज इमीडिएट पोस्टमार्टम ऑब्जर्वेशन। उसको पोस्टमार्टम मतलब उसको ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, कोई हेमरेज तो नहीं है, है ना। पोस्टमार्टम हेमरेज वगैरह को मॉनिटर करना रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, एपिसियोटॉमी किस स्टेज में दी जाती है? तो एपिसियोटॉमी किस स्टेज में देते हैं? तो एपिसियोटॉमी को सेकंड स्टेज में दी जाती है, जब बेबी का हेड क्रॉनिंग पर होता है, ठीक है। जब बेबी क्रॉनिंग कर, जब मदर कॉन्ट्रैक्शन करती है ना, दर्द होता है उसको, तो क्रॉनिंग से कहते हैं बेबी जब आउट होता है, ठीक है। तो पेनियल टीयर रोकने के लिए क्या, अगर बेबी यहाँ क्राउनिंग कर रहा है ना, तो हेड फंसा, तो क्या करता है हम लोग पेनियल टीयर से प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए क्या करते हैं, सेकंड स्टेज में एपिसियोटॉमी दी जाती है, ठीक है। तो एपिसियोटॉमी किस स्टेज में दी जाती है? तो एपिसियोटॉमी को सेकंड स्टेज में दी जाती है, ताकि पेनियल टीयर को रोका जा सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, प्यूपेरियम कितने समय तक चलता है? तो प्यूपेरियम चलता है 4 से 6 सप्ताह तक प्यूपेरियम चलता है, ठीक है। डिलीवरी के बाद यूट्रस व शरीर को नॉर्मल स्थिति में लौटने के लिए करीबन 6 सप्ताह लग जाता है। मतलब कि जो नॉर्मल यूट्रस है, ठीक है, नॉर्मल यूट्रस का वेट आप लोग को पता है ना, ठीक है। जो नॉर्मल यूट्रस 50 ग्राम का होता है, तो क्या करें, जब वो वापस वो जब प्रेगनेंसी में क्या होता है, इसका वेट बढ़ जाएगा, तो क्या होता है, वो अपने नॉर्मल स्थिति में आने में उसको कितना समय लगेगा? 6 हफ्ता, मतलब कि 6 वीक लगता है। इसे क्या करते हैं? प्यूपेरियम कहते हैं। तो डिलीवरी के बाद यूट्रस व शरीर को नॉर्मल स्थिति में लौटने में करीबन 6 सप्ताह का समय लगता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूबॉर्न केयर के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, अबगार स्कोर कब लिया जाता है? तो अबगार स्कोर को 1 मिनट और 5 मिनट आफ्टर बर्थ ऑफ बेबी के लिया जाता है। क्या करते हैं अबगार स्कोर में? न्यूबॉर्न की इमीडिएट कंडीशन, जैसे कि उसके हार्ट रेट, रिस्पायरेटरी रेट, मसल टोन, उसके रिफ्लेक्सेस, उसके कलर को असेस करने के लिए किया जाता है। अगर 7 से 10 है तो बेबी नॉर्मल कहा जाता है। अगर 4 से 6 है तो बेबी मतलब बेबी को केयर की जरूरत है, बट बेबी सामान्य है, ठीक है। और 1 से 3 है मतलब बेबी को इमीडिएट केयर की, रिसस्टेशन की जरूरत है। तो अबगार स्कोर कब लिया जाता है? तो 1 मिनट और 5 मिनट आफ्टर बर्थ लिया जाता है। क्वेश्चन 13, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कितने महीने तक कराना चाहिए? तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को 6 महीने तक कराना चाहिए, ठीक है, 6 मंथ तक। WHO के अनुसार शिशु के जन्म के बाद केवल माँ का दूध पहले 6 महीने तक दिया जाना चाहिए, इसलिए एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कितने महीने तक देना चाहिए? तो इसका आंसर 6 महीना। क्वेश्चन नंबर 14, न्यूनेट का हार्ट रेट कितना होता है? तो न्यूनेटल का हार्ट रेट होता है 100 से 160 ब्रीथ पर मिनट होता है। शिशु के जन्म के बाद शिशु का जो हार्ट रेट होता है बहुत तेज रहता है, ठीक है। कितना रहता है? तो 100 से 160 बीट पर मिनट नॉर्मल माना जाता है, ठीक है। तो न्यूनेटल का नॉर्मल हार्ट रेट कितना है? 100 टू 160 बीट पर मिनट होता है। अब है अबनॉर्मलिटी ऑफ प्रेगनेंसी एंड लेबर में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, इक्टोपिक प्रेगनेंसी से सबसे अधिक कहाँ होती है? इक्टोपिक प्रेगनेंसी सबसे अधिक कहाँ होती है? तो इक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है फैलोपियन ट्यूब में। 95% इक्टोपिक जो प्रेगनेंसीज होती है वो फैलोपियन ट्यूब में होती है, मतलब कि एम्पुला में होती है, ठीक है। तो इक्टोपिक प्रेगनेंसी सबसे कहाँ होगी? तो इसका आंसर आएगा फैलोपियन ट्यूब में। क्वेश्चन नंबर 16, प्री इक्लैम्पसिया का मुख्य लक्षण क्या है? तो प्री इक्लैम्पसिया का मुख्य लक्षण है हाइपरटेंशन, प्रोटीनूरिया और एडिमा, ठीक है। तो प्री इक्लैम्पसिया क्या होता है? प्री इक्लैम्पसिया वो कहाँ होता है? प्री इक्लैम्पसिया जो होता है वो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन है, ठीक है। तो प्रीक्लैम्पसिया का मुख्य लक्षण क्या है? तो प्रीक्लैम्पसिया का मुख्य लक्षण है हाइपरटेंशन, प्रोटीन्यूरिया और एडिमा। प्रीक्लैम्पसिया में प्रेगनेंसी क्या होती है? इंड्यूस है। प्रेगनेंसी में क्या होता है, मतलब स्टार्टिंग से उसके प्रेगनेंसी से क्या रहता है, उसको हाइपरटेंशन मतलब बीपी की शिकायत रहती है, इसलिए इसे क्या करते हैं? प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन कहा जाता है। जैसे प्रेगनेंसी कंसीव हुई, प्रेगनेंसी के एंड तक जब उसे बीपी की प्रॉब्लम रहा तो इसे क्या कहेंगे? प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, जिसमें क्या होता है बीपी इंक्रीज रहती है, यूरिन में प्रोटीन रहेगा और इसको क्या है जनरलाइज एडिमा रहेगा, मतलब इसके जो फुट है ना, इसके जो फीट एरिया है उसमें क्या रहेगा, एंकल वगैरह में क्या रहेगा, उसको एडिमा रहेगा। तो प्रीक्लैम्पसिया का मुख्य लक्षण है हाइपरटेंशन, प्रोटीनूरिया और एडिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इक्लैम्पसिया की ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है? तो इक्लैम्पसिया की ड्रग ऑफ चॉइस है मैग्नीशियम सल्फेट।
ये क्या होता है, मैग्नीशियम सल्फेट एक एंटी कन्वर्जन ड्रग है और इक्लम्शिया के लिए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट मानी जाती है। ठीक है, जब भी ऐसा लगा कि पेशेंट को हाइपरटेंशन मतलब बहुत ज़्यादा इसका बीपी है, ठीक है, तो बीपी है मतलब कि अगर बीपी है तो उसको झटका आने के चांसेस है। ठीक है, मतलब कि इक्लम्शिया होने का चांस है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम तुरंत ही क्या करते हैं, जैसे कि हमारे हॉस्पिटल में अगर कोई केस आता है इसका हाई बीपी रहता है, तो क्या करते हैं हम लोग, तो सीधा अगर कोई पेशेंट आया है हाई बीपी वाली और उसका बीपी सडनली उसका बढ़ रहा है, मतलब ना कंटिन्यूस उसका बीपी बढ़ा हुआ है, तो क्या है उस बेबी मतलब उसको इक्लम्शिया से बचाने क्या करते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं। तो मैग्नीशियम सल्फेट को 10 ml दिया जाता है, मतलब कि 5 ml ईच बटक्स में लगाया जाता है। ये जो इक्लम्शिया है वो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है। ठीक है, मतलब एंटी कन्वर्जेंट की फर्स्ट लाइन ड्रग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, पोस्टपार्टम हेमरेज का सबसे सामान्य कारण क्या है? तो पोस्टपार्टम हेमरेज का सबसे सामान्य कारण है यूट्राइन अटोनी। क्या होता है, जब यूट्रस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, तो क्या होता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, जिससे क्या होता है, यूट्रस अटोनिंग कहते हैं। ठीक है, तो पोस्टपार्टम हेमरेज का सबसे सामान्य कारण क्या है, सबसे कॉमन कारण क्या है, तो आएगा यूट्राइन अटोनी। अब यूट्राइन अटोनी क्यों होता है? यूट्राइन अटोनी इसलिए होता है जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। ठीक है, जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो क्या होगा, उसको एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी, इसलिए यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन देते हैं, है ना, और क्या करते हैं, फोर्सफुली क्या करते हैं, यूट्राइन की मसाज करते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है और ब्लीडिंग कम हो जाती है, इसलिए पोस्टपार्टम हेमरेज का फर्स्ट लाइन ड्रग कौन सा है, तो उसका फर्स्ट लाइन ड्रग है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मेडिकेशन और इंटरवेंशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, इंडक्शन ऑफ लेबर में कॉमनली कौन सी ड्रग दी जाती है? तो इंडक्शन ऑफ लेबर में कॉमनली दी जाती है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या है, एक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाता है और इंडक्शन और ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर में इसका यूज होता है। लेबर इंडक्शन ऑफ लेबर में तो यूज होगा ही, प्लस इसका कहाँ यूज होता है, इसको पीपीएच कंट्रोल करने में भी, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज लेबर में भी इसका यूज किया जाता है ऑक्सीटोसिन का। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन का क्या काम है, यूट्राइन को कॉन्ट्रैक्ट कराना और इंडक्शन कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाता है और इंडक्शन और लेबर में भी इसका यूज होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, सिजेरियन सेक्शन का सबसे अधिक किस कारण से किया जाता है? तो सिजेरियन सेक्शन का सबसे अधिक किस कारण से होता है, अगर उसको प्रीवियस में सिजेरियन सेक्शन है तो। ठीक है, सबसे एक मतलब सिजेरियन सेक्शन तो किसकी वजह से होता है, सीपीडी की वजह से भी सिजेरियन सेक्शन होता है, ब्रिस्ट प्रेजेंटेशन भी इसका काम मेन कारण है, अगर फीटल डिस्ट्रेस तब भी हम सिजेरियन करते हैं, पर सबसे अधिक कहाँ होता है, अगर उसका पहले से ही सिजेरियन स्कार है तो उसका सेकंड भी क्या आएगा, सिजेरियन स्कार आएगा। अगर हम इसको क्या होता है नॉर्मल ले भी लेंगे तो क्या होगा, यूट्राइन रप्चर होने के चांसेस है, इसलिए इसे लिया नहीं जाता, जिसे सीबैक कहा जाता है। ठीक है, अगर सिजेरियन सेक्शन के बाद पहला सिजेरियन सेक्शन हुआ 20, सिजेरियन सेक्शन सबसे अधिक किस कारण से क्या आता है, तो सिजेरियन सेक्शन क्या आता है, प्रीवियस सिजेरियन स्कार की वजह से। ठीक है, तो अगर ये सिजेरियन सेक्शन तो वैसे तो ब्रेस्ट भी होता है, फीटल डिस्ट्रेस में भी किया जाता है, सीपीडी में भी किया जाता है, बट सबसे अधिक किस कारण से होता है, तो प्रीवियस में अगर कोई सिजेरियन स्कार है तो आजकल क्या होता है, रिपीट सिजेरियन सबसे कॉमन इंडिकेशन है। ठीक है, अगर अगर नॉर्मल डिलीवरी हो भी गई थी, सिजेरियन सेक्शन का नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है तो क्या होता है, यूट्राइन रप्चर का बहुत ज्यादा चांस है, मतलब यूट्रस रप्चर हो ही जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, इसलिए क्या होता है, सबसे अधिक मेन कारण क्या है इसका, मेन किस कारण से क्या आता है, सिजेरियन सेक्शन अगर प्रीवियस में कोई सिजेरियन स्कार है। वैसे सीपीडी में भी होता है, सीपीडी में मतलब क्या होता है, सीपीडी मतलब होता है अगर बेबी का हेड मदर के पेल्विक से बड़ा होता है, इसे सीपीडी कहते हैं। तो सीपीडी में भी क्या आता है, सिजेरियन सेक्शन क्या आता है, प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन भी क्या आता है, और फीटल डिस्ट्रेस, फीटल कोई डिस्ट्रेस वगैरह इसमें भी क्या क्या आता है, सिजेरियन सेक्शन किया जाता है, और ब्रेस्ट प्रेजेंटेशन में भी सिजेरियन सेक्शन बहुत जरूरी होता है। पर सबसे अधिक किस कारण से होता है, तो सबसे अधिक अगर प्रीवियस में कोई सिजेरियन स्कार है इसके वजह से होता है। अब है वुमेन हेल्थ प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 21, आरटीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो आरटीआई का फुल फॉर्म है रिप्रोडक्टिव ट्रक्ट इन्फेक्शन। आरटीआई रिप्रोडक्टिव ट्रक्ट ऑर्गन, मतलब कि इसमें क्या क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रक्ट ऑर्गन। तो आरटीआई का फुल फॉर्म है रिप्रोडक्टिव ट्रक्ट ऑर्गन। तो रिप्रोडक्टिव ट्रक्ट ऑर्गन में कौन कौन से होते हैं, इसमें आता है यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना और फेलोपियन ट्यूब में होने वाले इन्फेक्शन को क्या कहते हैं, आरटीआई कहते हैं। रिप्रोडक्टिव ट्रक्ट इन्फेक्शन कितने होंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जितने भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है में आने वाले जो ऑर्गन्स में जो होते हैं उसमें होने वाले इन्फेक्शन को क्या कहेंगे, रिप्रोडक्टिव ट्रक्ट इन्फेक्शन। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से होते हैं, यूट्रस आता है, सर्विक्स आता है, वजाइना आता है और फेलोपियन ट्यूब होता है। अगर इनमें कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो इसे क्या कहेंगे, रिप्रोडक्टिव ट्रक्ट इन्फेक्शन। क्वेश्चन नंबर 22, एचआईवी और एड्स किस वायरस से होता है? तो एचआईवी और एड्स होते हैं आरएनए रेट्रोवायरस की वजह से होता है, आरएनए रेट्रोवायरस। एचआईवी एक रेट्रोवायरस है जो CD4 सेल को क्या करते हैं, नष्ट कर देता है, CD4 सेल को अफेक्ट करता है, इसके CD4 सेल को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। तो एचआईवी एड्स किस वायरस से होता है, तो इसका आंसर आएगा आरएनए रेट्रोवायरस।
क्वेश्चन नंबर 23, एमटीपी एक्ट भारत में कब लागू हुआ? तो एमटीपी एक्ट को भारत में 1971 में लागू किया गया। ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में पास हुआ, जिससे सुरक्षित और कानूनी गर्भपात संभव है। पर 2002 में इसे क्या किया गया? अमेंडेड किया गया। ठीक है, अमेंडेड करने के बाद उसको क्या किया गया? इसकी अवधि को बढ़ा दिया गया। ठीक है, पहले तो 20 वीक मैंने बताया था ना, ये भी अबॉर्शन के चैप्टर में मैंने बताया था, पूरा डिटेल एक्सप्लेन किया था कि एमटीपी एक्ट में क्या क्या कब कब 24 सप्ताह कब किया, 20 वीक कब किया गया। तो 20 वीक को सामान्य किया गया, जैसे कि अगर क्रोमोसोमल कोई अबनॉर्मलिटी है ना, अगर मदर में कोई मदर को कोई रिस्क है, तब 20 वीक किया गया। बट उसको क्या किया गया? उसको बढ़ा दिया गया। ठीक है, बढ़ा के कब किया गया? 24 वीक किया गया। 24 वीक तक अबॉर्शन कर सकते हैं, पर किस कंडीशन में कर सकते हो? जब अगर कोई रेप से कोई गर्भ हट जाता है, ठीक है, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्शन फेल हो जाता है। ये सब कारणों की वजह से क्या किया गया? जो अबॉर्शन की जो क्या होते हैं गर्भाशय की जिसको वीक को क्या किया? बढ़ा दिया गया। ठीक है, आप कब तक अबॉर्शन कर सकते हैं? 24 वीक तक। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, बर्थ पर न्यूनेट का एवरेज वेट कितना होता है? तो जब बेबी का बर्थ होता है तो को एवरेज होना चाहिए 2.5 से 3.5 केजी होना चाहिए। ठीक है, अगर 2.5 से कम है तो उसे क्या बोले जाएंगे? लो बर्थ वेट बोला जाएगा। अगर 1.5 से कम है तो इसे वेरी लो बर्थ वेट कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, न्यूनेट रिसस्टेशन का पहला स्टेप क्या है? तो न्यूनेट रिसस्टेशन का पहला स्टेप है एयरवे को क्लीन करना। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? एयरवे को क्लीन करेंगे। तो एयरवे को क्लीन करने से पहले सबसे पहले माउथ से करते हैं, फिर नोज से करते हैं। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट नोज से कर लेंगे तो क्या करेगा? बेबी क्या करेगा? म्यूकस को एस्पिरेट कर लेगा, गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स होगा। ठीक है, और क्या करेगा? जो भी म्यूकस वगैरह है उसको क्या करेगा? एक्सपिरेट कर लेगा। ठीक है, तो न्यूटल रिसस्टेशन का पहला स्टेप क्या है? एयरवे को क्लीन करना। ठीक है, तो गाइस मैंने ना आज 25 क्वेश्चन बनाया है आपके सिलेबस वाइज, मिडवाइफरी के सिलेबस वाइज। मैं मिडवाइफरी का और 50 क्वेश्चन जो भी आप लोग के टॉपिक दे, जैसे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, है ना, न्यूटल केयर हो गया, या फिर प्यूपेरियम हो गया, है ना, अबॉर्शन हो गया, सबके टॉपिक को कवर करके मैं पूरा आपके सिलेबस वाइज पूरे क्वेश्चन को लेके आ रही हूँ। तो ये इस टाइप अभी आपको क्वेश्चन कैसा लगा? आप लोगों को समझ आया या नहीं आया? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें यार। आप लोग के कमेंट से मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो मैं जो पढ़ाती आप लोग को समझ जरूर आता है। तो ठीक है, तो कमेंट जरूर करिए, बताइए आप लोगों को कैसा लगा। मैं चाह रही हूँ कि आप लोग के सिलेबस को पूरा कंप्लीट किया जाए, मतलब सिलेबस के वाइज जितने भी क्वेश्चन है मैं बनाऊँ, आप लोग को ज़्यादा हेल्पफुल लगे। तो ठीक है, अभी वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल के लिए।